बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है, जुमे का दिन है, और जिस तरह से शाम को एक बार फिर से खाना जंगी के अंदर धकेल दिया गया है और जिस तरह से कबायली लड़ाइयाँ जारी हैं, ये द्रूज कबीला, कुर्द मलेशिया जिस तरह से एक्टिव हैं और हमले जिस तरह से किए गए वो सबके सामने, और फिर इजराइल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए वो गोलान हाइट से उतरे और आगे बढ़ते हुए दमिश्क के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले तक पहुंच गए। और ना सिर्फ ये बल्कि फिजाइया से उन्होंने हमले किए, सदारत महल को टारगेट किया, जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को टारगेट किया और इनके जो अहम तरीन जो डिपो थे उनको निशाना बनाया। लेकिन ये जंग जो है वो रुकी नहीं है, ये लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। और फिर कबायली जिस तरह से द्रूज के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की और फिर दोबारा से ये लड़ाई फैली, लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। और खबर यह है कि इस वक्त शामी सदर जोलानी के घर के अंदर यूं कह ले के धमाके हुए, वहां पर उसको टारगेट किया गया है और तकरीबन 23 लोग 20 से 25 लोगों के दरमियान लोगों के मारे जाने की इतलात है। और ये इतना बड़ा वाकया है जिसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि एट द सेम टाइम जब आपको जो टर्किया है, जो फिर सऊदी अरेबिया है, वो वहां पर अपनी भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं। 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदीया की जानिब से की जा रही है शाम के अंदर। टर्किया जो है वो भरपूर तरीके से फौजी जो हेल्प है, फौजी मदद वो प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि जो टर्किश फौजें हैं वो अब शाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और जो नया मुस्लिम इत्तेहाद है, 20 ममालिक का एक नया इत्तेहाद वो जो है वो सामने आ गया। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि तमाम तर जंगी साजो सामान और फिर टैंक्स और इनके जो बेसिस डेवलप करना, इनको असला प्रोवाइड करना, ड्रोन्स प्रोवाइड करना, फौजियों की ट्रेनिंग, ये सारी टर्किया ने अपने जिम्मे ले लिए और बाकायदा तौर पर कहा है कि वो शाम की फौज को तैयार करेगा। लेकिन अगर शाम के ऊपर हमला होता है तो ये जो बाकायदा तौर पर उसका जवाब जो है वो टर्किया देगा, क्योंकि ये शाम के ऊपर हमला, ये शाम को टुकड़े टुकड़े करना, ये जो टर्किया की सालमियत के ऊपर हमला होगा। तो अब जब ये हमला हुआ और ये यूं कह लें कि जो शामी सदर के घर के ऊपर हमला होना, इसने पूरी जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बिलखुसूस ये जो टर्किया है उसको चौंका के रखी, और वो अब अपनी फौजें वहां पर उतार चुका है और एक नई जो जंग है उसका तबल जो है वो भी बजता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास जो हुआ है वहां पर फ्रांस की जानिब से एक बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला किया गया और फ्रांस ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान जो है वो किया है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान के बाद अमेरिका, फिर जो है वो इजराइल और ये खुलकर सामने आ गए और यूं कह लें कि अब वार्न किया जा रहा है। अब एक नया प्लान जो है, एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो जारी कर दिया गया कि किस तरीके से अब ये तमाम तर कहानी को खत्म करना है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके और अब इसकी रीच बहुत कम कर दी गई है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो हमारे जो बहन भाई हैं उन तक पहुंच ना पाए, आप तक पहुंच ना पाए। तो गुजारिश आपसे ये कि अपने वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दें। आपको जिस तरह की वीडियो लगती है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, या किसके ऊपर आप जो है वो चाहते हैं कि मैं वीडियो करूं, व्लॉग करूं, कोई ऐसा इस रेलिवेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन जिसके हवाले से चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल की जानिब से जो कनेसेट के अंदर एक जो है वो मोशन, एक करारदाद जो है वो पास की गई, जिसमें बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जो वेस्ट बैंक है, इस जो फ़लस्तीन है, उसको मुकम्मल तौर पर जितना भी फ़लस्तीन का इलाका है उसको अपने अंदर जम करने का फैसला हुआ है। और टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, लॉ मेकर्स वोट 71-13 इन फेवर ऑफ नॉट बाइंडिंग मोशन कॉलिंग फॉर वेस्ट बैंक एनेक्सेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि जो एनेक्सेशन है, वेस्ट बैंक को जम करना, अब उसको लेकर जो वहां पर जो कनेसेट के अंदर करारदाद जो है वो पेश की गई, जिसमें 71 जो वोट है वो इसके हक में आए और 13 इसके मुखालिफ पड़े। अब वो मुकम्मल तौर पर फलस्तीन जितना भी है उसको अपने अंदर जम करने का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये अब हमारा सवाबदीती इख्तियार है, जहां पर जो मर्जी चाहे वो हम करें।
اب یہ پچھلے 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا، لیکن فرانس کی جانب سے فرانسیسی صدر نے باقاعدہ طور پر جو اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کر جو انہوں نے اعلان کیا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میں فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کروں گا، اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا، جبکہ سعودی عربیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم فرانس کے فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کے تاریخی فیصلے کو سراہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہیں پہ موجود جو اسرائیلی نائب وزیر اعظم ہے یاریو لیون، اس نے کہا کہ فرانس کے فیصلے کے جواب میں ایک منصفانہ اور تاریخی قدم کے طور پر اب وقت آ گیا ہے کہ ویسٹ بینک پر خود مختاری نافذ کی جائے، مطلب وہ ویسٹ بینک کو بھی ضم کرنے کا جو سٹارٹ میں نے بتا دیا، وہاں پر ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر انہوں نے باضابطہ طور پر اس کو ایڈ بھی کر لیا۔ لیکن اب جو سیکریٹری ہے امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے لکھا The United States strongly rejects Emmanuel Macron's plan to recognize a Palestinian state at the United Nations General Assembly۔ اس نے کہا کہ جو ایمانوئل میکرون کا جو پلان ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کا، ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا، وہ بھی جنرل اسمبلی کے اندر، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، امریکہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ This reckless decision only serves Hamas propaganda and set back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو اس وقت دشمن کا پروپیگنڈا ہے، مزاحمت کا پروپیگنڈا ہے، وہ ایک سیٹ بیک کے طور پر سامنے آئے گا، اور یہ جو وکٹم ہے 7 اکتوبر کے، ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے۔ لیکن ابھی اس کے بعد جو اسرائیل کی وزیر خزانہ ہے بیسلال سموٹرچ، اس نے اعلان کیا کہ فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا پورے ویسٹ بینک کو ضم کرنے کی ایک وجہ ہے۔ میں صدر میکرون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آخرکار یہودیہ اور سامریہ کے تاریخی خطوں پر اسرائیلی خود مختاری کا اطلاق کرنے اور اسرائیل کی سرزمین کے قلب میں ایک فلسطینی جو دہشت گرد ریاست کے قیام کے ناکام تصور کو قطعی طور پر ترک کرنے کے لیے ایک اور زبردست وجہ فراہم کی۔ صدر میکرون اور ان کے اتحادیوں کی قیادت میں یک طرفہ دباؤ اور زبردستی اقدامات کے خلاف یہ ہمارا موزوں صہیونی رد عمل ہوگا۔ تو یہ ان کی جانب سے جو وہاں پر خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو اجلاس ہوا اس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ادلب کے اندر ایک اسلحہ ڈپو میں زوردار دھماکہ ہوا اور متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہے۔ اچھا، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شام کے اندر جو اس وقت خانہ جنگی کا ماحول، پھر دوسری جانب جو اسرائیل کا وہاں پر اترنا، وہاں پر ایک اپنا تسلط جو ہے وہ جمانا اور حملے کرنا، یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی جو کیونکہ جولانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ادلب میرا گھر ہے، ادلب جو ہے وہ میرا آبائی علاقہ ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ وہ کئی بار اپنے انٹرویوز کے اندر، وہ کئی بار میڈیا پہ بات کرتے ہوئے ادلب کو اپنا گھر جو ہے وہ گردان چکا ہے، اور ادلب کے اندر جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو وہاں پر 20 سے 25 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اسلحہ ڈپو اتنا بڑا دھماکہ، مطلب یہ دروز کمیونٹی حملے کر رہی ہے جس طرح سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی جو خبر ہے کہ جس طرح سے باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا، نیتن یاہو said that we will not stand silence while our brothers are held accountable in سویدا۔ جو سویدا ہے، سویدا کے اندر جو دروز کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر وہ اکاؤنٹیبل ہوں تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ We must demilitarize the area south of Damascus۔ وہ ہم جو ساؤتھ آف دماسکس ہے، مطلب جو دمشق کا جنوب ہے، جنوبی دمشق، وہاں پر ہم اس تمام تر ایریا کو ڈی ملٹرائز کریں گے۔ We will not stand by and watch what is happening to our brothers in سویدا۔ ہم یہ بالکل بھی ایک سٹینڈ بائی کے اوپر نہیں رہیں گے اور یہ نہیں دیکھتے رہیں گے کہ سویدا کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ We will protect Druze at any cost۔ ہم اپنی جو دروز کمیونٹی ہے اور اپنے جو بھائی ہیں ان کو وہ برادر، وہ بھائی کے طور پر ان کو بلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ول پروٹیکٹ دروز، ہم ان کو کسی بھی قیمت کے اوپر ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی مکمل طور پر کھل چکی ہے اور حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ترکیہ نے اپنی فوجیں شام کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی ہیں۔ پہلے بھی جس طرح سے
जितने भी हमारा भी टर्किया के साथ यही इख्तलाफ रहा है कि जो पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ हुआ वहाँ पर उसको जो सपोर्ट देनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको उसके जो ज़्यादातर लोग हैं वो उसका भी जिम्मेदार टर्किया को ठहराते हैं। लेकिन अब जब वो अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारा और भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो भी मुहैया कर रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो की है और बाकायदा तौर पर 6 अरब डॉलर जो है वो तो प्रोवाइड भी किए, अंदर इंडस्ट्री लगेगी और भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो मुहैया की जा रही है। लेकिन टर्किया जो है वो फौजी लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो मुहैया करेगा, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारी, वहाँ पर बेसिस डेवलप होंगी, वहाँ पर जो उनको असला प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर उनकी फ़ौज को ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पर उनकी जो है वो ड्रोन्स और जो टैंक्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और मुकम्मल तौर पर उनकी फ़ौज जो है वो तैयार की जाएगी। और यहाँ तक कि टर्किया की जानिब से ये कहा भी जा चुका है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है और ये बिलखुसूस जो शाम के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान है, अगर ऐसा होता है तो वो हमारी सालमियत के ऊपर हमला होगा और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हम हालत जंग में होंगे और डायरेक्टली शाम का साथ देंगे। तो अब क्योंकि हमले तो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि टर्किया का अब जो है वो साथ देना बनता है और अगर वो नहीं उतरता तो इसका मतलब है अगली बारी उसी की है। क्योंकि जिस तरह से जो इजरायली हुकूमत की जानिब से अपना प्लान शेयर किया गया और टर्किया को अपना दुश्मन गर्दाना गया और जंग की बात की जा रही कि इनके साथ जो हमारी आखिरी जंग है वो होनी है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो फ़लस्तीन के मुकम्मल तौर पर जम करने के हवाले से खबरें जो सामने आई, दूसरी तरफ आप देखें तो जिस तरह से जो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जितना इलाका है इसको जम किया जाएगा और जो अल-कुदस है वो हमारा होगा, शाम के अंदर तक, दमिश्क तक वो अपना तसल्लुत चाहते हैं। तो यहाँ टर्किया भी इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है कि वो वहाँ पर अपने जो उनके लोग हैं, खुसूसी तौर पर जो उनका सल्तनत उस्मानिया के दौरान उनसे चीज़ें खो गई थी, अल-कुदस के ऊपर उनके हाथ से निकल गया था, वो दोबारा से वापस हासिल किया जाए। लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं होगा, इसका मतलब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और मामलात की संकीनी को देखते हुए उस तरह के फैसले लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है, जो ये 20 रुकनी इत्तेहाद एक नया बना जिसमें तमाम तर ये ममालिक हैं, सऊदीया, टर्किया, जितने भी ये ममालिक और फिर ईरान ने अपनी पॉलिसी के अंदर जो टिल्ट लाया और उनके साथ मिलते हुए आगे बढ़ने के प्लान और भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया करना और ये उनकी जो पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज जिसने एक बार ज़बरदस्त किस्म की नक्श छोड़े हैं। और ये अगर इत्तेहाद प्रैक्टिकली हमें दिखाई देता है तो ये यूँ कह लें कि मुखालफीन या दुश्मनान इस्लाम या दुश्मनों के लिए इतना बड़ा चैलेंज होगा कि हर तरफ आप देखेंगे कि इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन इनका एक साथ खड़े होना सिर्फ खड़े होने की बात नहीं है, भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।